स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पार्ट 3 दिल्ली की सल्तनत पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का पार्ट है, तो जो पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग अपनी अपनी बुक खोल के सामने रख लीजिए और मैं रीडिंग करूँगी, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है ना। पार्ट 3 दिल्ली की सल्तनत 1200 ईसा से 1526 ईस्वी तक। तो 1192 ईसा में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात मुसलमान शासकों, जो तुर्कों के शासन के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत में भली प्रकार से स्थापित हो गया। इसका विस्तार क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। यहाँ कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के उपरांत जयचंद ने इसके लिए मोहम्मद गौरी से पुरस्कार की अपेक्षा की थी, लेकिन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उसने जयचंद को पराजित कर मार दिया। वाराणसी को बुरी तरह से लूटा गया और बड़ी संख्या में मंदिरों को नष्ट किया गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हो गई और इसके पश्चात उसके आधिपत्य वाला भारतीय क्षेत्र उसके एक सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आ गया। दिल्ली की सल्तनत कालांतर में 5 राजवंशों में बटी हुई थी, जो निम्न प्रकार से है। दास वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 51 से 1451 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं 13वीं शताब्दी में। कुतुबुद्दीन ऐबक दास राजवंश का संस्थापक था। वह एक दास था और मोहम्मद गौरी का विश्वासपात्र सरदार था। उसने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी लाहौर थी, और इस प्रकार से उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। अपने 4 वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में उसका संपूर्ण ध्यान अपनी स्थिति एवं साम्राज्य को सुदृढ़ करने में निकल गया। कुतुबुद्दीन के पश्चात इल्तुतमिश शासक बना। वह कुतुबुद्दीन का रिश्ते में दामाद था। चूँकि इल्तुतमिश एक दास था और उसकी राजगद्दी पर आनुवांशिक दावा नहीं था, इसलिए उसकी वैधानिकता को अनेक लोगों द्वारा चुनौती दी गई। नेक्स्ट पेज पर आइए। ऊंचे तुर्की सरदारों ने एक दास के शासक बनने को नहीं स्वीकृति किया। मोहम्मद गौरी के अन्य सरदारों ने भी उसकी सत्ता को चुनौती दी। पराजित राजपूतों ने भी स्वयं को मुस्लिम शासक से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इल्तुतमिश एक चतुर शासक था। प्रथम तो उसने उन उच्च वर्गों के तुर्की सरदारों को क्षेत्रों का पुरस्कार प्रदान किया, संतुष्ट किया। साथ ही उसने कई राजपूत शासकों पर विश्वास जीता तथा कई अन्य को पराजित किया। उसने बिहार और बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लिया और तुर्क साम्राज्य को नर्मदा नदी के किनारों तक फैलाया। इल्तुतमिश को मध्य एशिया से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज खान चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों सिंधु नदी के तट तक पहुंच गए थे। चूँकि इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मनों को आश्रय देने से मना कर दिया, इसलिए उसने भारत में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के कारण इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से बचाव किया। इल्तुतमिश एक महान भवन निर्माता भी था। उसने दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कराया, बदायूं में मस्जिद बनवाई और दिल्ली में एक सुंदर लाल पत्थर का मकबरा भी बनवाया। इल्तुतमिश एक महान शासक था और कला और वास्तुशिल्प का प्रशंसक भी था।
रजिया सुल्तान 1236 ईसा से 1240 ईस्वी तक। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी निर्वाचित किया। चूँकि उसका कोई भी अन्य उत्तराधिकारी पुत्र उसके लिए समर्थ नहीं था, तभी देश भर में उसने सिंहासन रूढ़ होने पर अशांति और अव्यवस्था विद्यमान थी। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से सब कुछ सही कर दिया। वह एक बहादुर और वीर स्त्री थी। वह आदमियों के समान वस्त्र धारण करती थी, घोड़े की सवारी करती थी एवं दरबार चलाती थी। लेकिन फिर भी उसके सरदारों को यह विचार पसंद नहीं आया था कि वे एक स्त्री द्वारा शासित किए जाएं। वह एक विद्रोह में सन 1240 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। कौन? रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा या गद्दी को संभाला। उसने 20 वर्षों तक सन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके स्वयं के सरदार जो 40 का दल के नाम से विख्यात थे, उसके शत्रु बन गए। राजपूत और मंगोलों को भी पूर्ण रूप से कुचला नहीं जा सकता था। ठीक है। उसने खून और लोहे की नीति का उस 40 के दल को नष्ट करने के लिए अनुसरण किया। राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने अपने दरबार को आलीशान और भव्य रूप प्रदान किया। सरदारों को अब उसके साथ सजदा की क्रिया करनी पड़ती थी। वह दास वंश के राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। बलबन का निधन 1286 ईस्वी में हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अकुशल सिद्ध हुए एवं खिलजी सरदार, जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से दास राजवंश की सन 1290 ईस्वी में समाप्ति हो गई। नेक्स्ट पेज पर आइए। खिलजी सुल्तान 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी राजवंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। वह बहुत दयालु, विश्वासी और प्रकृति में साधारण था। वह अपने भतीजे द्वारा सन 1296 में मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजगद्दी को सन 1296 में संभाला। वह एक बहुत सफल शासक सिद्ध हुआ। वह एक महान सेनापति, एक समझदार प्रशासक और एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य और विजय अभियान सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी महान सेना का नेतृत्व गुजरात के राजा करण बघेला के विरुद्ध किया। मुसलमानों की इस सेना ने बघेला को पराजित किया और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर और अन्य बंदरगाहों को लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू दास मालिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा, जिसने बाद में अपने स्वामी के लिए दक्षिण पर विजय प्राप्त की। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना ध्यान राजपूत राज्यों की तरफ लगाया। उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और चित्तौड़ और मालवा को भी जीत लिया। लगभग समूचे उत्तर भारत में क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की पश्चात अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर अपना रुख किया। 1306 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक उसने सुयोग्य सेनापति मलिक काफूर के देवगिरी के यादवों को पराजित किया। बारगल के काकतियों को हराया और द्वार समुद्र के होयसल पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार बहुत संक्षिप्त समय के लिए उसने इतने विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जो सम्राट अशोक के साम्राज्य के समान विशाल था। तुगलक वंश
1320 ईस्वी से 1414 तक। गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। तुगलक राजवंश का संस्थापक था। वह एक सुयोग्य शासक था। उसने एक जागृत रूपी विदेश नीति का अनुपालन किया। उसने न्यायपालिका और नगर आरक्षी विभागों में सुधार किए। उसकी मृत्यु एक मंडप के ढह जाने से हो गई और उसके वारगल पर विजय प्राप्त करने पर उसके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन हेतु लगाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्ने बतूता जो उत्तरी अफ्रीका अरब यात्री था, उसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। उसने उस समय काल में देश के शासन की स्थिति पर अपने विस्तृत विवरणों को लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान, कवि और एक अच्छा वक्ता था। वह अपने धार्मिक दृष्टिकोण में उदार था। उसका शासनकाल उन अनेक अव्यावहारिक योजनाओं के लिए जाना जाता है जिन्हें वह अपने गलत निर्णय और व्यग्र प्रकृति के कारण सुलझाने में विफल रहा। नेक्स्ट पेज पर आइए। राजधानी का हस्तांतरण होना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को दक्षिण की देवगिरी में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया और उसका नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया। उसने यह विचार किया कि उसके लिए साम्राज्य पर दक्षिण से नियंत्रण करना अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन राजधानी का हस्तांतरण करना इतना अधिक फलदायी सिद्ध नहीं हुआ। चूँकि एक तो यह उत्तर भारत से बहुत अधिक दूरी और वह वहाँ से उत्तरी क्षेत्रों की सीमाओं पर भली प्रकार से निगरानी नहीं कर सका। एक बार पुनः उसको वापस दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली को ही राजधानी बनाना पड़ा। प्रतीक मुद्रा का चलन प्रारंभ करना 1330 ईस्वी। यह एक अन्य प्रयास था जिसने अधिक धनोपार्जन को हो सके। सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा को कांसे और तांबे की बनी हुई थी का प्रचलन प्रारंभ किया। इनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के समान ही था, लेकिन वह इस प्रकार की भली प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाया और लोगों ने अपने घरों में तांबे के सिक्कों को गढ़ना प्रारंभ कर दिया, यानी बनाना प्रारंभ कर दिए। सोने और चांदी की मुद्राएं बाजार में तत्काल ही लुप्त हो गईं और तो सुल्तान को अपनी योजना को वापस लेना पड़ा। अपने राजकोष से सोने और चांदी के सिक्कों को तांबे के सिक्कों में बदले देना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। वह मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ हुआ। वह एक धार्मिक प्रकृति वाला मुसलमान था और इस्लामी कानून के अंतर्गत शासन करना चाहता था। उसने पुरातनपंथी उलेमाओं को राज्य की नीतियों में कुछ मामलों में प्रभावित करने की छूट दे दी थी। फिरोज शाह तुगलक अपनी जनता की भलाई के कार्यों में बहुत ध्यान देता था। उसने अपने समीप के क्षेत्रों वाली भूमि की सिंचाई के लिए सतलुज और गंगा नदी से कई नहरें खुदवाईं। उसने कई तालाबों का निर्माण कराया और सैकड़ों कुओं की खुदाई करवाई। उसने लोगों की मुफ्त में चिकित्सा के लिए कई औषधालय खुलवाए और कई विश्राम गृहों का निर्माण करवाया और साथ ही उसने दान सहायता हेतु एक अलग विभाग को भी खुलवाया। फिरोज शाह तुगलक एक महान भवन निर्माता भी था। उसने फिरोज शाह, जौनपुर और फिरोजाबाद और हिसार आदि नगरों का निर्माण कराया। उसने लगभग 1200 उद्यानों का दिल्ली में निर्माण करवाया। वह भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में उत्सुकता रखने वाला था। उसने संस्कृत भाषा में लिखित बहुत सी धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों को फारसी और अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। सन 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके राजवंश का पतन और विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ
हो गई। सैयद वंश। शिरज खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की। वह तैमूर का एक सेनापति था जो एक मंगोल राजा था जिसने उसको लाहौर का शासक नियुक्त किया। तब वह भारत छोड़कर जा रहा था। इस राजवंश ने 1451 ईस्वी तक शासन किया, जब आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था, जो लाहौर के उस समय के शासक सरदार बहलोल लोदी द्वारा पराजित कर दिया गया। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोदी। सन 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी दिल्ली की राजगद्दी का आलम शाह को पराजित करने के पश्चात सिंहासन रूढ़ हुआ। वह एक दयालु शासक था। सन 1488 ईस्वी में उसका पुत्र सिकंदर लोदी राजगद्दी पर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ हुआ, यानी बैठा। नेक्स्ट पेज पर आइए। सिकंदर लोदी। सन 1488 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने के पश्चात सिकंदर लोदी ने अपनी सत्ता को अपने विरोधियों को कुचल कर सुदृढ़ किया। वह अपने साम्राज्य की सीमा उत्तरी बंगाल तक फैलाने में सफल हुआ। उसने अपनी राजधानी एक नए नगर में स्थानांतरित कर दी, जो कालांतर में आगरा शहर के नाम से विख्यात है। उसने लोगों को आर्थिक स्थिति को मूल्य नियंत्रण लागू करके सुधारने का प्रयास किया। उसने समय काल में रचित पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में उसके बारे में भली प्रकार से वर्णन किया। सन 1517 ईस्वी में एक संक्षिप्त बीमारी के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। वह दिल्ली की राजगद्दी पर सन 1517 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ। वह अपने स्वभाव के रूढ़ और क्रूर था। शीघ्र ही उसने अपने सरदारों और रिश्तेदारों का समर्थन और सहानुभूतियों को खो दिया। आलम खान को उसके चाचा थे, ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल राजवंश की स्थापना की नींव रखी, जिसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण लुटेरा प्रवृत्ति। तुर्क अफगान शासक अपने स्वभाव से लुटेरे प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तलवार के बल पर शासन करने का प्रयास किया और वे लोगों के विश्वास को कभी अर्जित नहीं कर पाए। नंबर 2, असहिष्णुता। अधिकांश सुल्तानों ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार अपनाया। उन्होंने अपने साथ बुरा व्यवहार किया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही उन पर धार्मिक कर लागू किया, जिससे वे अपने धर्म का निर्वहन कर सकें। निर्भर होना। अधिकांशतः सुल्तान सत्ता के नियंत्रण में आसक्त थे। वे अपने सरदारों पर उसके लिए निर्भर रहते थे। उनके सरदारों को जैसे ही अवसर मिलता था, वे स्वयं सुल्तान बन जाते थे। साम्राज्य का विस्तार होना। साम्राज्य के बहुत अधिक विस्तृत होने से उस पर नियंत्रण रखना बड़ा दुष्कर कार्य था, चूँकि उस समय यातायात के कुछ समुचित और गतिमान साधन उपलब्ध नहीं थे। नंबर 5 है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों ने निरंतर ही देश पर आक्रमण किए, जिससे दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर पड़ गई। तैमूर ने दिल्ली के लोगों के साथ साथ मंदिरों को भी लूटा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पढ़ लिया है आज हमने। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब आपको है ना इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, तब तक आप एक बार और इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।